तो हेलो गाइस, माय नेम इज हितेश रुहेला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो आज हम आगे बढ़ाएंगे हमारी दिल्ली सल्तनत की सीरीज जो चल रही है इसको। देखो भाई, इससे पहले जो पहले वीडियोस आई थी उसके अंदर हमने मामलुक डायनेस्टी और हमारी खिलजी डायनेस्टी हमने कवर कर ली है। ठीक है, ये दोनों डायनेस्टी हमारी कवर हो चुकी है। आज जो हमारी वीडियो होगी इसके अंदर हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी को। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी को हम आज कवर करेंगे। और उससे पहले आपको मैं फिर से बता दूं कि जो हमारी दिल्ली सल्तनत है इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। इसका टाइम पीरियड आपका चलता है 1206 से लेके 1526 एडी तक। ठीक है भाई, और ये हमारा टाइम पीरियड चलता है। और ठीक है, इससे पहले हमने देखा था राजपूत किंगडम्स के बारे में जानना था, है ना। वहां से कैसे मोहम्मद गौरी आते हैं और वो अपने एक स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी पे बिठा देते हैं। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टेन्योर होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर लगभग 1526 के अंदर हमारी जो लास्ट दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी होती है, जो कि होती है लोधी डायनेस्टी, वो रूल करती है। और लोधी के लास्ट होते हैं इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी के रूलर होते हैं इब्राहिम लोधी। ठीक है, इनकी लड़ाई होती है बाबर से, ठीक है, 1526 में, जो कि होती है हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, है ना, जिसको इब्राहिम लोधी हार जाते हैं और बाबर जीत जाते हैं। और उसके बाद से हमारी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है और हमारा मुगल एम्पायर आ जाता है। ठीक है भाई, तो देखो दिल्ली सल्तनत में अपने पीक टाइम पे, है ना, दिल्ली सल्तनत का जो पीक टाइम था वो ये था। ये जो आपको मैप दिख रहा है, इतना मैप दिल्ली सल्तनत का पीक टाइम पे था। और आपको बता दूं, ये जो है पीक टाइम, ये हम आज ही कवर करेंगे, है ना। ये जो पीक टाइम था दिल्ली सल्तनत का, जब दिल्ली सल्तनत अपने जनीत पे थी, तो ये कब थी? ये थी तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे थी। और तुगलक डायनेस्टी में भी जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जिनको हम पागल राजा या फिर वाइस फूल के नाम से भी जानते हैं ना, उलुग खान के नाम से भी जानते हैं और इनको जोना खान के नाम से भी जानते हैं, तो ये एक ही है, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके टाइम पीरियड पे जो दिल्ली सल्तनत थी सबसे पीक पे थी। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, तो आज जो हमारी क्लास रहेगी तुगलक डायनेस्टी पे, इसके बाद जो अगली वीडियोज आएंगी वो सैयद और लोधी डायनेस्टी पे आएंगी। तो चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमने कवर कर लिया है। ठीक है, सारा मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी तक करा दिया था। लास्ट मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी कराया था। और आज हम आगे बढ़ेंगे, आज हम बढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी पे। देखो भाई, यहां से स्टार्ट है हमारी तुगलक डायनेस्टी, जो कि थर्ड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। सबसे पहले अगेन क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए। 1320 से लेके आपका 1413 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे तुगलक सुल्तान्स आते हैं, दिल्ली की गद्दी पे बैठते हैं, पर सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 3-4 इंपॉर्टेंट है, मेन जो है उनके बारे में बात करेंगे और बाकी भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे सिस्टम चलता है इनका। तो चलो भाई देखो, इसके अंदर आपको याद रखना है तुगलक डायनेस्टी के अंदर कि ये थर्ड डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। ठीक है भाई, इससे पहले आप देखोगे सबसे पहले स्लेव थी, उसके बाद हमारी खिलजी डायनेस्टी आई और ये है हमारी तुगलक डायनेस्टी। ये भी टर्क्स थे। क्या थे? टर्क्स। इन्होंने भी अपने आप को कभी अफगान्स नहीं बोला, है ना। अफगान्स आगे हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन अफगान्स बोलेंगे अपने आप को। ये अपने आप को क्या कहते थे? तुर्की कहते थे, कि तुर्की हैं। इसके अलावा आपको मैं इसका बैकग्राउंड अगर समझाऊं तो देखो भाई, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने स्लेव के बाद हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ी थी। खिलजी डायनेस्टी के अंदर जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ होती है तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सत्ता होती है, गद्दी होती है, किसके हाथ में आ जाती है? मलिक कफूर के, जो उनके स्लेव होते हैं ना, इन्हीं को आप देखोगे, है ना। मलिक कफूर उनके स्लेव थे और 1000 दिनारी के नाम से भी जानते थे इनको, है ना। तो इनके हाथ में आती है। अब ये क्या करते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी का एक 6 साल का लड़का होता है जिसका नाम होता है शिहाबुद्दीन ओमार। इसको गद्दी पे बिठा देते हैं। अब खुद तो स्लेव होते हैं, खुद नहीं बैठ सकते हैं ना, इसको गद्दी पे बिठा देते हैं, पर सत्ता अपने पास रखते हैं और कुछ टाइम तक ये रूल करते हैं। ठीक है, कुछ ही दिन होते हैं जो ये रूल करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब ये मलिक कफूर ने रूल किया था, है ना, दिल्ली की गद्दी पे, तो इतना कत्लेआम मचाया इन्होंने, इतना कत्लेआम मचाया कि इतना तो अलाउद्दीन के टाइम पीरियड पे भी नहीं मचाता, है ना। और बहुत ज्यादा इन्होंने कत्ल किए और बहुत ज्यादा पागल से हो गए थे। जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है तो ये पागल से ही हो जाते हैं एक तरीके से, है ना। और जो भी इनके अगेंस्ट में जाता है उनको मार देते हैं। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो आपको पता होना चाहिए, जो कफूर थे, है ना, इन्होंने क्या करा था? एक थे मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह इनके दुश्मन थे, इनको थ्रेट था मुबारक शाह से, तो उनको क्या करते हैं? जेल में डाल देते हैं। ठीक है भाई, और आप देखोगे
और मुबारक शाह को कौन फ्री करता है? जो कि एक अलाउद्दीन का बॉडीगार्ड होता है, वो उसको फ्री कर देता है ना, अलाउद्दीन का बॉडीगार्ड। और फ्री होने के बाद फिर जो मुबारक शाह है वो क्या करते हैं? कफूर को मार देते हैं, वो कफूर को मार देते हैं। और फिर उसके बाद आप देखोगे और गद्दी ले लेते हैं कौन? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह कफूर को मार के गद्दी ले लेते हैं और उसके बाद कुछ टाइम तक रहते हैं। फिर एक मुबारक शाह के ही मिनिस्टर होते हैं जिनका नाम क्या होता है? खुसरो खान। अब खुसरो खान फिर मुबारक शाह को मार देते हैं, ठीक है, और खुसरो खान गद्दी पे बैठ जाते हैं। फिर ये सिलसिला इनका आगे चलता है, कुछ टाइम है ना, थोड़ा बहुत चलता है आगे, अलाउद्दीन की ही टाइम पीरियड चल रही है। उसके बाद आप देखोगे फिर जो खुसरो खान है ना, ये कुछ टाइम तक रूल करते हैं। इसके बाद देखो अब खुसरो खान भी क्या करते हैं? अब जो टर्किश नोबल होते हैं, है ना, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, नोबल्स वगैरह होते हैं, इनको इंसल्ट कर देते हैं। कैसे इंसल्ट करते हैं? एक, अब ये मुस्लिम थे, है ना, एक हिंदू राजा थे गुजरात के, उनका फेवर करके खुसरो खान, है ना, तो उनका फेवर कर देते हैं, जिससे कि जो टर्किश नोबल होते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है और उनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। ठीक है, और फिर आप देखोगे जो टर्किश नोबल्स होते हैं ये क्या करते हैं? उस टाइम पीरियड पे जो पंजाब था उसके गवर्नर कौन थे? गाजी मलिक, जो कि है आपके घियासुद्दीन तुगलक, है ना, जो कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर होंगे। तो जो टर्किश नोबल्स थे ये क्या करते हैं? ये गाजी मलिक को, घियासुद्दीन तुगलक को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं कि भाई तुम आओ और खुसरो खान जो गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं उनको हराओ, है ना, उनको डिफीट करो। तो सेम आप देखोगे क्या होता है? गाजी मलिक आते हैं और खुसरो खान को हरा देते हैं ना, डिफीट कर देते हैं। उसके बाद गाजी मलिक के पास गद्दी आती है। गाजी मलिक कौन है? जो कि फाउंडर हैं तुगलक डायनेस्टी के। ठीक है भाई, तो गाजी मलिक तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर है, घियासुद्दीन तुगलक के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो ऐसे ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं और ऐसे हमारा आप कह सकते हो तुगलक डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के ऊपर आती है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया है पीछे का। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे घियासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है भाई, 1320 में आते हैं और 25 तक रूल करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड, है ना, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे हमारे सबके टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना, सारे के सारे। खास करके दिल्ली सल्तनत और हमारा जो मुगल एम्पायर है, इन दोनों के जितने भी रूलर्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलो देखो भाई, एक तो फाउंडर है ना, तुगलक डायनेस्टी के गद्दी पे कैसे बैठते हैं वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आप देखोगे इनको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है ना, मैंने अभी आपको बताया गाजी मलिक और घियासुद्दीन तुगलक इनका नाम होता है। जब ये गद्दी पे बैठते हैं तो कहते हैं कि मैं गाजी मलिक, गाजी का टाइटल ले लेते हैं। ठीक है भाई, इन्होंने एक सिटी और फोर्ट बनाया था दिल्ली के अंदर जिसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलक से याद रहेगा आपको, तुगलकाबाद, है ना। आज आप जाओगे दिल्ली के अंदर तो वहां पे भी आपको अवेलेबल दिखेगा तुगलकाबाद फोर्ट। अब तो टूटा फूटा है बड़ा, है ना, पर है। अब आपने सूफी सेंट सुने होंगे, है ना, सूफिज्म आप देखोगे इस्लाम से ही निकला हुआ, एक इस्लाम की ही एक ब्रांच है सूफिज्म, है ना। जैसे कि हम हिंदुज्म के अंदर भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं, उसी तरीके से उसी टाइम पीरियड पे इस्लाम में भी आप देखोगे तो सूफिज्म फैल रहा था, है ना। एक अलग से ब्रांच आती है सूफिज्म की भी। तो ऐसी सूफी के भी जो बाबा जी होते हैं जिनको हम सेंट कहते हैं, है ना, संत महात्मा, तो वो थे एक निजामुद्दीन औलिया। ठीक है भाई, तो ये इन्हीं के ही कंटेम्प्रेरी थे, मतलब कि इन्हीं के ही टाइम पीरियड पे थे, सेम टाइम पे दोनों थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, निजामुद्दीन औलिया किन के कंटेम्प्रेरी थे? तो घियासुद्दीन तुगलक के। ठीक है, याद रहेगा। चलो भाई, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इन्होंने पोस्टल में काफी वर्क करा। पोस्टल के अंदर वर्क करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, मतलब डाक वाक, इधर उधर लेटर्स। अब उस टाइम पे डाक वाक तो नहीं होती थी, अपने जो खत वगैरह होते थे, जो लेटर लिखते थे, उनके ऊपर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं, जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इरिगेशन के ऊपर काफी ध्यान देते हैं और काफी सारी कैनाल्स बनवाते हैं, है ना। कैनाल्स को हम क्या कहते हैं? नहर, हिंदी में नहर कहते हैं। तो कैनाल्स वगैरह बनवाते हैं और एग्रीकल्चर को भी डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं ना, ताकि डेवलप हो। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या करा था, दिल्ली सल्तनत को बंगाल तक एक्सटेंड कर दिया था। बंगाल हमारा कहाँ पे है? ईस्टर्न साइड है ना, तो वहां पे इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था बंगाल तक दिल्ली सल्तनत को। इसके अलावा इनकी बुक आपको याद होनी चाहिए। इनकी बुक देखो, इनकी बुक है एक आपकी तुगलकनामा, ठीक है, जो कि आमिर खुसरो ने लिखी है। और आमिर खुसरो आपको याद हो तो खिलजी डायनेस्टी से ही दिल्ली सल्तनत में है ना आमिर खुसरो, तो उन्होंने इनकी बुक लिखी है तुगलकनामा, और जो हमें बताती है तुगलक का राइज कैसे हुआ। इसी बुक में हमें क्या दिखता है? तुगलक का राइज,
है ना, कैसे तुगलक गद्दी पे बैठते हैं, सारी जो मैंने आपको बात बताई सारी हमें तुगलकनामा से पता चलती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके एक बेटे थे जिनका नाम था जोना खान, ठीक है, जोना खान, और यही है वो मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको पागल राजा के नाम से आगे हम देखेंगे क्यों कहते हैं लोग, है ना, जानते हैं पागल राजा के नाम से। तो जो जोना खान थे ये क्या करते हैं, ये इनको भेज देते हैं अपने बेटे को जोना खान को कि भाई वरंगल और उड़ीसा कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वरंगल को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा पता होना चाहिए कि आपकी इनकी जो डेथ होती है 1325 में होती है। कैसे होती है, बंगाल के अंदर एक इनके, बंगाल तो इन्होंने जीत लिया था, मैंने बताया बंगाल तक इन्होंने कैप्चर करा था ना, एक्सटेंड कर दिया था अपना दिल्ली सल्तनत, तो बंगाल को ये जीत लेते हैं। उसके बाद इनके प्रेज में, है ना, एक फंक्शन वगैरह चल रहा होता है, उसका एक वुडन स्टेज होता है उस जिसके ऊपर ये होते हैं, तो वुडन स्टेज टूट जाता है और जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और काफ़ी हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, राइटर्स हैं, वो यही कहते हैं, जैसे कि इब्न बतूता, है ना, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में कौन थे इब्न बतूता। तो जो इब्न बतूता थे ये कहते हैं जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी ये किसकी थी, जोना खान की थी, ताकि जोना खान गद्दी उनको मिल सके, इसलिए वो अपने फादर को मरवा देते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनकी जो कब्र है, इनका जो टॉम है कहाँ पे है, तुगलकाबाद दिल्ली के अंदर, जो इन्होंने सिटी और फोर्ट बनवाया था, है ना, उसी के अंदर इनका टॉम्ब है, मतलब इनकी कब्र है, ठीक है भाई। ये देखो आपको ये कब्र दिख जाएगी इसकी, ये इनकी घियासुद्दीन तुगलक की कब्र है। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। चलो भाई अब आगे देखते हैं। आगे इनके बाद गद्दी पे कौन आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हम क्या कहते हैं, जोना खान के नाम से जानते हैं या फिर उलुग खान के नाम से, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए, 1325 से 1351 तक चलता है, काफ़ी लंबा टाइम पीरियड तक ये रूल करते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट काम भी करेंगे, देखेंगे। याद होना चाहिए आपको जोना खान और उलुग खान, इनका नाम याद रखना। इसके अलावा काफ़ी नॉलेजेबल थे, नॉलेजेबल, ठीक है, काफ़ी नॉलेजेबल की स्पेलिंग गलत है, तो काफ़ी नॉलेजेबल थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। और इनको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज आती थी, ठीक है, पता होना चाहिए, काफ़ी नॉलेजेबल थे, और अरेबिक भी लैंग्वेज आती है इनको, पर्शियन लैंग्वेज भी आती है ना। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत था, है ना, अपने जो फ्लरिशिंग स्टेज पे सबसे ज़्यादा, सबसे अपने जो हाई पीक पे था, वो इनके टाइम पीरियड पे था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के। और सेम टाइम पीरियड आप देखोगे पीक पे भी था, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट होना भी स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। अभी बात करेंगे, ठीक है, याद रखना है। और इनकी जो पॉलिसीज थी कैसी थी, सेकुलर थी, मतलब आपको हिंदूज के लिए भी थोड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना, और मुस्लिम के लिए तो थी क्योंकि सारे मुस्लिम रूलर हैं, तो इनकी जो पॉलिसी थी थोड़ी मुस्लिम्स के लिए भी थोड़े टॉलरेंट थे, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। और इन्होंने चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे अपने स्टार्टिंग में, बाद में बिगड़ जाते हैं, बात करेंगे, ठीक है। और 1333 में इब्न बतूता आते हैं दिल्ली, है ना, उनके कोर्ट में आते हैं। अभी बात करेंगे इब्न बतूता की, चलो आपको यहाँ पे जिक्र हो गया, ठीक है, तो बात कर देते हैं। याद रखो 1342 के अंदर जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक है, ये इब्न बतूता को, जो कि मोरक्को के एक ट्रैवलर थे ना, मोरक्को से आए थे, और उनको पहले तो दिल्ली का काजी भी बनाते हैं, है ना, काजी मतलब जज, दिल्ली का जज बनाते हैं, और बाद में इनको कहाँ पे भेज देते हैं, चाइना भेज देते हैं एज एम्बेसडर, ठीक है भाई। देखो इब्न बतूता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, कि ये तंजीर एक जगह है मोरक्को में, वहाँ पे इनका जन्म होता है इब्न बतूता का, ठीक है। सिंध पहुँचते हैं 1333 AD के अंदर, और उस टाइम पीरियड पे कौन रूल कर रहे होते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इनका रूल चल रहा होता है, और ट्रैवलर थे, ठीक है भाई। और जो दिल्ली सल्तनत है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनको जज बना देती है, काजी बना देती है, कहाँ का, दिल्ली का, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1342 के अंदर इनको चाइना भेजा जाता है एज ए एम्बेसडर, ठीक है भाई, अच्छे रिलेशन होते हैं। इसके अलावा इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। किताब आप देखोगे इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम है किताबुल रहला, किताबुल रहला इन्होंने बुक लिखी थी, जो कि उस टाइम पीरियड का कल्चर कैसा था, लोग कैसे थे, कैसा एनवायरनमेंट था, ये सारी चीज़ें हमें बताती है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आ जाओ वापस यहीं पे, ठीक है, इब्न बतूता की बात हो गई सारी कंप्लीट। अब इन्होंने, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने काफ़ी आप देखोगे शहर भी बनाया और फोर्ट भी बनाया, तो दोनों आपको याद होना चाहिए। फोर्ट बनवाते हैं ये आदिलाबाद वाला फोर्ट, ठीक है, और एक सिटी बनवाते हैं दिल्ली के अंदर ही, जिसका नाम क्या है, जहांपना, ठीक है भाई। इससे पहले आपको याद हो तो देखो दिल्ली के ऊपर फोकस रखोगे आप, तो
अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी फोर्ट बनवाया था। उससे पहले इल्तुतमिश ने अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट करी थी, क्योंकि जो उनके ससुर थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो लाहौर से रूल करते थे। तो इल्तुतमिश ने कहाँ पे शिफ्ट करी अपनी कैपिटल, दिल्ली में, है ना। उसके बाद आपने देखा अलाउद्दीन खिलजी जब आते हैं वो तो सिरी फोर्ट बनवाते हैं, एक हौज खास शहर है, सिरी फोर्ट है, ये सारी बनवाते हैं दिल्ली के अंदर ही, ठीक है। और तुगलकाबाद बनवाते हैं इनके फादर, और ये बनवाते हैं जहांपना सिटी, ठीक है, याद रखना है। और दिल्ली के ऊपर ही फोकस रखो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बताओ ये शहर किसने बनवाया, पूछा जाएगा तुगलकाबाद किसने बनवाया, फिर आप कंफ्यूज जाओगे कि किसने बनवाया था, किसने बनवाया था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको, इन्होंने जहांपना शहर बनवाया दिल्ली के अंदर ही। और इनके द्वारा आप देखोगे 3 इंडियन किंगडम्स, है ना, डेवलप होती है साउथ इंडिया के अंदर। मैंने बताया अपनी ज़ैनिथ पे भी था, इनके टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा टेरिटरी इन्होंने कैप्चर कर रखी थी पूरे दिल्ली सल्तनत में अपने टाइम पीरियड पे। और इन्हीं के टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत टूटना भी स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखोगे विजयनगर एम्पायर बनता है डेक्कन वाले एरिया में, सॉरी साउथ इंडिया में ना, डेक्कन में बनता है आपका बहमनी, उसके नीचे विजयनगर, और उससे नीचे बनती है मदुराई, ठीक है। ये 3 किंगडम्स आप देखोगे हमें बनती हुई दिखती है साउथ इंडिया में, ठीक है। तो जो कि क्या दिखाता है कि इनका वीकनेस दिखाता है इनकी, ठीक है भाई, इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखो। मैंने आपको बताया इनके टाइम पीरियड पे काफी पीक पे था, ये देखो भाई, है ना, ये आपको जो डार्क ब्राउन टेरिटरीज दिख रही हैं ये सारी क्या है, इनके टाइम पीरियड की हैं, कि इन्होंने रूल कर रखा है और इनका रूल इतना चल रहा है, देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद टूट जाता है, यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा बहमनी एम्पायर आता है, यहाँ पे हमारा विजयनगर एम्पायर आता है, और नीचे मदुराई किंगडम तो है ही। इस टाइप से टूटने लग जाता है, ठीक है, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि इनको क्या किस नाम से बोला जाता है, वाइस फूल। वाइस मतलब होता है बुद्धिमान, और फूल मतलब होता है ना, नासमझ, पागल। तो देखो ये क्यों बोला जाता है वाइस फूल, और या फिर पागल राजा के नाम से भी इनको जाना जाता है, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है आपको बता दूं, ये काफी पढ़े लिखे थे, है ना, काफी अच्छी सोच रखते थे, समझ रखते थे, पर इनके जो प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी ना। प्लानिंग तो करते थे, प्लानिंग इन द सेंस कि बस सोच लेते थे, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए इनको रिजल्ट नहीं मिलते थे। और इनके 5 ऐसे हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट्स थे, है ना, जिनकी वजह से इनको वाइस फूल या फिर पागल राजा का टाइटल लोगों ने इनको दिया, ठीक है भाई, लोगों ने, हिस्टोरियंस ने इनको टाइटल दिया। और 5 कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, याद रखने हैं पांचों के पांचों। देखो भाई, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कैपिटल दिल्ली थी, कहते हैं कि भाई यहाँ पे साउथ इंडिया में मेरी अच्छी पकड़ बने, है ना, तो दौलताबाद सोचते हैं कि दौलताबाद अपनी कैपिटल हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चाहते हैं कि भाई मेरी कैपिटल शिफ्ट हो जाए दौलताबाद में। और तो क्या होता है कि भाई कहते हैं सारी प्रजा को कि कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊँगा, सारी प्रजा भी मेरे साथ जाएगी। तो सबको बोलते हैं कि चलो हम जा रहे हैं साउथ इंडिया कैपिटल शिफ्ट करने। तो सारी प्रजा भी हैरान हो जाती है, तो वो जाती है कैसे ना कैसे करके, और इतनी गर्मी होती है, इतना टाइम पीरियड होता है ना गर्मी का, कि आप हैरान हो जाओगे देख के। और आपको पता ही है कि गर्मी के टाइम पीरियड पे सेंट्रल इंडिया में काफ़ी खतरनाक गर्मी आती है ना, क्योंकि अभी बात करेंगे ज्योग्राफी में, बताऊंगा क्यों होता है, ठीक है। इस टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी आती है, खास करके साउथ इंडिया में, है ना, इंडिया में। तो गर्मी से काफ़ी लोग परेशान होकर जाते हैं, ये खुद तो अपने पालकी में, रथ में बैठ बैठ के जाते हैं, आम लोग ऐसे ही जा रहे होते हैं ना, अपनी बैलगाड़ी लेके, अपने पशु वशु को लेके, तो सारी भीड़ जाती है यहाँ से यहाँ तक। और इतनी गर्मी पड़ती है, काफ़ी आधे लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं गर्मी से, आप देखोगे नीचे जाने में, और नीचे पहुँच जाते हैं। और फिर उसके 2 साल बाद इनको रियलाइज़ होता है कि भाई यहाँ पे तो पानी की कमी है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको। तो कहते हैं नहीं, ये डिसीजन तो मेरा गलत था, वापस चलते हैं। तो 2 साल बाद वापस से दिल्ली अपनी कैपिटल को ही शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आधी जनता फिर मर जाती है। तो देखो आधी जनता उन्होंने जाने में मार दी, आधी आने में मार दी, है ना। तो मतलब लोगों को, ये मैं कह रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, है ना, इनके इस एक्शन से, एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहला ये दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद को ही बोलते हैं, ठीक है। और ये इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, तो ये आपको एक इनका रीजन पता होना चाहिए। एक रीजन बता दिया। दूसरा रीजन ये है कि भाई ये टोकन करेंसी इन्होंने इस्तेमाल की, है ना। इन्होंने सोचा कि मैं सिल्वर का कॉइन था जिसको टंका इल्तुतमिश ने स्टार्ट करा था, याद हो तो आपको ना, वही टंका चल रहा था कि टंके के वैल्यू पे मैं कॉपर कॉइन को निकालूंगा, है ना भाई। और कहाँ लग गया, हाँ, ब्रॉन्ज कॉइन को निकालूंगा, है ना, टंके की वैल्यू पे। तो सेम इनकी ये जो चीज़ है ये भी काम नहीं करी, है ना। तो ये सिस्टम भी इनका
फेल हो जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक हो गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, एक टोकन करेंसी वाला फेल हो गया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए खोरसन प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च करा था, है ना, कि वेस्ट से काउंटर करने के लिए। तो ये भी इनका प्रोजेक्ट आप याद रखो फेल हो जाता है। तो ये हो गया खोरसन प्रोजेक्ट। तीसरा है कराची एक्सपेडिशन, चाइना से बचने के लिए। मैंने बताया स्टार्टिंग में इनके रिलेशन चाइना से अच्छे थे, बाद में जाके इनके खराब रिलेशन हो जाते हैं चाइना के साथ, ठीक है। तो यहां से बचने के लिए इन्होंने कि इस वाले कुमाऊन हिल्स हैं, है ना, उत्तराखंड के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट करा, तो वो भी इनका फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कराची एक्सपेडिशन, ठीक है भाई। और इसके अलावा इन्होंने एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया था जिसका नाम है दीवान ए आमिर कोही, नाम याद रखना है। ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था और एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिपार्टमेंट था, जो कि क्या करता था, जो किसान वगैरह थे उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करता था, ठीक है, जिसको तकव्वी बोला जाता था, है ना, तकव्वी लोन प्रोवाइड करता था और एग्रीकल्चर पीजेंट्स को, गरीब लोगों को। पर इसके जो ऑफिसर्स थे, है ना, इस डिपार्टमेंट में, वो काफ़ी करप्ट थे। तो जिस वजह से ये वाला जो हम इनका एक्सपेरिमेंट रहता है, ये सारा एक्सपेरिमेंट इनका खराब हो जाता है। देखो जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताए, सबके पीछे एक बहुत अच्छी सोच थी, एक अच्छी वो थी, है ना, पर अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए इसको। इस वजह से, इन सभी चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम किसको हुई? प्रॉब्लम होती है आम जनता को, ठीक है। तो इसलिए लोग इनको पागल राजा के नाम से भी जानते हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है भाई। तो इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे देखते हैं, आगे आपको पता होना चाहिए इनके बारे में क्या, ये कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे, है ना, दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम था जियाउद्दीन बरानी। तो ये भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे थे, इनके और इनके बाद जो आएंगे फिरोज शाह तुगलक, उनके टाइम पीरियड पे थे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनके कंटेम्प्रेरी थे जियाउद्दीन बरानी, तो मोहम्मद बिन तुगलक और इनके जो कजन आएंगे भी फिरोज शाह तुगलक, उनके कंटेम्प्रेरी थे। इसके अलावा तोगन तैमूर, है ना, ये एक आप कह सकते हो तिब्बत साइड में थे, ठीक है। ये आए थे इनके पास 1341 के अंदर परमिशन लेने के लिए, कि जब इन्होंने वो कराची एक्सपेडिशन करा था, है ना, उस टाइम पीरियड पे आप देखोगे तो काफ़ी मोनेस्ट्रीज वगैरह भी डिस्ट्रॉय हो गई थी इनकी। तो उनकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसके लिए परमिशन लेने के लिए आए थे कि वो उनको रीबिल्ड करवा सके, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, तोगन तैमूर। इसके अलावा इन्होंने आम जनता को भी, है ना, अच्छे अच्छे दर्जे पे बिठाया, अच्छी अच्छी रैंक पे बिठाया अपने कोर्ट में, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अजीज खुमार, ये एक वाइट डिस्टिलर थे, है ना, इनको काफ़ी अच्छी पोजीशन पे बिठाते हैं। फिरोज हजम, ये बार्बर थे, इनको अच्छी पोजीशन में बिठाते हैं, है ना। और मंका तबक, ये कुक थे, है ना। ऐसे ही एक थे लाढ़ा और पीरा, ये गार्डनर थे, इनको भी अच्छी अच्छी पोजीशन पे देते हैं, हाई रैंक दे देते हैं, है ना, आम लोगों को भी। तो इसलिए आप देखोगे कि इनको भी थोड़ा लोग पसंद करते थे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कौन क्या था, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना। इसके अलावा इनकी डेथ हो जाती है 1351 के अंदर, है ना। और जब ये सिंध जा रहे होते हैं तब इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी कब्र भी कहाँ पे है? तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर हमें इनकी कब्र भी देखने को मिलती है। ये देखो भाई, ये है इनकी कब्र तुगलकाबाद फोर्ट के अंदर, ठीक है। इतना आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। ये इनके कज़न थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है भाई, पता होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड देखो 1351 से लेके आपका 1388 एडी तक इनका टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। ये कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और 45 साल के होते हैं जब ये गद्दी के ऊपर बैठते हैं, पता होना चाहिए आपको। इनके फादर तो टर्क थे और मदर इनकी इंडियन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने गद्दी पे बैठते ही काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, ताकि अपने मिनिस्टर्स को, अपने नोबल्स को खुश करने के लिए। क्या? जो आर्मी की पोजीशन होगी, अच्छी अच्छी टॉप पे पोजीशन पे होंगे आर्मी के अंदर, है ना, इनकी आर्मी में, और जो नोबल्स होंगे, मिनिस्टर्स वगैरह होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे हैं, उनकी जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी बन जाएगी। हेरिडेटरी का मतलब कि अब जो, जैसे कि अब मान लो वो कोई बंदा बैठा है पोस्ट पे, है ना, फॉर एग्जांपल एक मिलिट्री कमांडर है, लेट से एक पर्सन है ए, वो मिलिट्री कमांडर है, तो उसका जो बेटा होगा वो भी मिलिट्री कमांडर बनेगा ना, और उसका बेटा भी मिलिट्री कमांडर। इस टाइप की अब ये पोस्ट है, ये फिक्स हो गई, ठीक है भाई। तो है, इसको कहते हैं हेरिडेटरी। तो ये इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इनके टाइम पीरियड पे कोई भी एडिशनल टेरिटरी ऐड नहीं होती दिल्ली सल्तनत के अंदर, है ना, उसको मेंटेन करते हैं, और काफ़ी जगह तो इंडिपेंडेंट भी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उड़ीसा को जब ये कैप्चर करने गए थे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए
1361 के अंदर इन्होंने जब उड़ीसा के ऊपर अटैक करा तो वहां पे टेम्पल है, काफी फेमस टेम्पल है पुरी के अंदर, है ना, जगन्नाथ टेम्पल, उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये अपने भाई से काफी प्यार करते थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनसे, जोना खान से, तो उनकी याद में ये एक शहर बनवाते हैं जिसका नाम है जौनपुर। ये भी आपको पता होना चाहिए, जौनपुर बनवाते हैं। और देखो जौनपुर यूपी के अंदर आपका आता है, ठीक है, जैसे मिर्जापुर के पास ही आपको जौनपुर दिखेगा। और तो ये बनवाते हैं अपने भाई की याद में। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वो सोचते हैं जोना खान ने ही जौनपुर बनवाया? नहीं, फिरोज शाह तुगलक बनवाते हैं, किसके लिए? अपने भाई के याद में जौनपुर, ठीक है। बहुत सारे शहर बनवाते हैं, ये बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे, जिनका नाम जोना खान था, उसके नाम पे रखते हैं। इसके अलावा एक तेलुगु ब्राह्मण थे, है ना, इनके कोर्ट में, उनको भी अपॉइंट करते हैं, जिनका नाम था खाने जहान मकबाल। इनको अपॉइंट करते हैं, जो कि कौन थे? तेलुगु ब्राह्मण। इनको एक प्राइम मिनिस्टर वाली पोस्ट, जो कि एक वजीर की पोस्ट होती है, ये पोस्ट इनको देते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और अपने पूरे सल्तनत में, अपने पूरे टेरिटरी में ये शरिया को भी इम्पोज करा देते हैं कि कंपलसरी होता है शरिया पढ़ना, ठीक है। मुस्लिम के अंदर कंपलसरी है, तो ये पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के ऊपर काफी ध्यान देते हैं। हॉर्टिकल्चर होता है आपका, एग्रीकल्चर होता है आपका वेजिटेबल का एग्रीकल्चर, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर आपका होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, है ना। फ्लावर्स के जो कल्टीवेशन होते हैं, फ्लावर की जो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, फूल वगैरह की, तो उनको हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, हॉस्पिटल्स भी बनवाते हैं गरीब लोगों के लिए, जिनको क्या बोला जाता है? दरुल शिफा। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? दरुल शिफा क्या है? तो आपके हॉस्पिटल्स हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये इक्ता सिस्टम जो था, है ना, इक्ता सिस्टम था। इक्ता सिस्टम क्या था? अब इन्होंने क्या करे थे? एक लैंड का पीस है। अब देखो इतनी बड़ी इनकी सल्तनत है ना, इनकी टेरिटरी सपोज करो इतनी बड़ी है। अब ये बैठे हैं इस जगह पे, अब ये इस जगह को तो नहीं संभाल सकते, डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं कर सकते, है ना, डायरेक्ट रूल नहीं कर सकते। तो ये क्या करते थे? ये पीस है, लैंड का पीस, एक गवर्नर अपॉइंट कर देते थे, जिसको कहते हैं इक्तेदार, ठीक है। और ये इस लैंड के पीस को क्या बोलेंगे? इक्ताज, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंट करा उसको बोलेंगे इक्तेदार। ये क्या करते थे? इक्तेदार को एक इक्ता दे देते थे कि भाई ये लैंड का पीस है ना, अपॉइंट करते थे और कहते थे कि भाई, और ये पहले से चला आ रहा है, इनके टाइम पीरियड पे नहीं, पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत से ही चला आ रहा है पहले से, ऊपर से। और उनको बोलते थे कि भाई अब ये तू संभाल इसको, और मुझे तू इसमें से लेट से कि 5 रुपए टैक्स दे, है ना, 5 रुपए मेरे को यहाँ से तू देगा, और बाकी के बचेंगे जो भी तू कलेक्ट कर, खुद कलेक्ट करके मुझे 5 रुपए दे हर महीने, और बाकी के बचेंगे वो अब तू अपने पास रख, चाहे तेरे पास बाकी का 1 रुपया बचे या तेरे पास 10 रुपए बचे, वो तू रख, ठीक है। तो इस टाइप के सिस्टम चलता था। तो जो इक्ताज थे, इन्होंने क्या करा, है ना, उसको रिवाइव भी करा, और आप देखोगे उसकी जो पोजीशन थी इक्तेदार की, वो हेरिडेटरी कर दी, मतलब वो भी फिक्स कर दी कि उसका बेटा भी वही रहेगा, ठीक है, ताकि अपने जो इक्तेदार है इनके, वो भी खुश हो जाए, है ना, उनको ये डर ना हो कि भाई कहीं राजा हमसे ये छीन ना ले, तो वो खुश हो जाएंगे, तो राजा के लिए लॉयल भी रहेंगे, है ना, ये भी रीजन होता है राजा का, ठीक है भाई। आगे देखो, राजा मतलब सुल्तान का। इसके अलावा एक थे मलिक सरवार, इनको भी अपने पीरियड में काफी टाइम तक वजीर बना के रखते हैं, ठीक है। और बाद में जाके ये आप देखोगे बंगाल को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, बंगाल में जाके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, और एक टाइटल लेते हैं मलिकुस शर्फ का, जिसको बोला जाता है लॉर्ड ऑफ द ईस्ट, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो उस टाइम पे जो औरतें होती थी, वुमेन मुस्लिम होती थी, है ना, वो जाती थी पूजा करने के लिए मस्जिद वगैरह में, तो उनके लिए भी इन्होंने मना कर दिया कि कोई नहीं जाएगा, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिजिया को एक सेपरेट टैक्स करा, पहले ये लैंड रेवेन्यू के साथ ही कलेक्ट किया जाता, हाउस टैक्स के साथ ही कलेक्ट किया जाता था जिजिया, नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता है ना, नॉन मुस्लिम के ऊपर लगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको इन्होंने सेपरेट कर दिया, नहीं अलग से दिया जाएगा, और इसके अंदर सिर्फ आपके चिल्ड्रन और वुमेन और आपके जो डिसेबल्ड लोग थे उनको मतलब माफ था, है ना, उनको जिजिया देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है ना, हाँ देखो, चिल्ड्रन, वुमेन और डिसेबल्ड लोग एग्जेम्प्टेड थे, है ना, उनको जिजिया नहीं देना होता था, और बाकी लोग हैं उनको टैक्स देना पड़ता था जिजिया। और जो मुस्लिम है, मुस्लिम रूलर होंगे वही जिजिया लगाते थे हिंदूज के ऊपर,
क्योंकि उनका मानना था कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, इसलिए तुम हमें टैक्स दो। और मुस्लिम से भी टैक्स लिया जाता था, अभी बात करेंगे आगे, शायद मैंने लिखा होगा इसमें, ठीक है। आगे देखो, इसके अलावा आपको याद होना चाहिए, अशोक का जब मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़वाई थी उसके अंदर बताया था कि अशोक ने अपने पिलर्स वगैरह भी लगवाए थे ऑल ओवर इंडिया में, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सारे पिलर्स उसने लगवाए थे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों तक। और तो उनमें से जो पिलर हैं, एक तोपरा अंबाला वाला पिलर है ना, यही पिलर है तोपरा में अंबाला वाला, और एक मेरठ वाला। इसको उठा के कहाँ ले आते हैं ये, अपनी एक शहर में, जो शहर बसवाते हैं फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद यूपी के अंदर है आपका। यहाँ पे उठा के इन दोनों पिलर को ले आते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे अपना भी कुछ इंस्क्राइब करा देते हैं मैसेज वगैरह, है ना, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवा देते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी वालों के लिए भी, एसएससी वालों के लिए भी कहीं पूछा जाएगा। बताओ तोपरा अंबाला वाला और मेरठ वाला जो पिलर है, अशोकन पिलर, वो कौन लेके आया था यहाँ पे फिरोजाबाद में, है ना, तो पता होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। आगे देखो, इनके टाइम पीरियड पे इनके जो पैलेस है, महल है, इसके अंदर पेंटिंग्स वगैरह भी होती हैं काफ़ी, उनको भी मिटा देते हैं, है ना, इरेज करा देते हैं, पता होना चाहिए आपको। और कैनाल्स वगैरह थी जो स्टार्टिंग से ही बनती आ रही हैं, है ना, पहले सबसे पहले किसने बनवाई थी कैनाल्स, तो घियासुद्दीन तुगलक ने एग्रीकल्चर इरिगेशन के ऊपर काम कराया था, है ना, इनके आप कह सकते हो ऊपर ही थे ना, फादर टाइप थे, तो उन्होंने बनवाई थी, याद रखना है। तो कैनाल्स वगैरह बनवाई उन्होंने, रिपेयर कराई, उनको इंप्रूव कराया और ज़्यादा डेवलपमेंट कराई वहाँ पे। इनके द्वारा जो शहर इन्होंने बसाए थे, है ना, कौन कौन से थे पता होना चाहिए। हिसार हरियाणा में आपका, है ना, फिरोजाबाद है, जौनपुर है, और जौनपुर का नाम क्या था, जौनपुर सिराज हिंद। इसके अलावा आपका फिरोजपुर और फतेहाबाद, ये सारे शहर आपके देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 के 5 शहर आपको याद रखने हैं। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और आपका फतेहाबाद, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इन्होंने कई सारे डिपार्टमेंट्स भी बनाए नए, है ना, अपने दिल्ली सल्तनत में, ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अच्छे से हो। कौन कौन से थे, दीवाने खैरात, और ये क्या करता दीवाने खैरात, जो गरीब लड़कियां होती थी उनकी शादियां कराता था, उनके पास पैसे नहीं थे शादियां करने के लिए उनके फादर के पास, है ना, फैमिली के पास, तो ये गरीब लड़कियों की शादी कराते थे, जिनका नाम था, डिपार्टमेंट का नाम दीवाने खैरात, ठीक है भाई। और एक पब्लिक वर्क के लिए अलग से डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, और पता होना चाहिए आपको, एक था स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवाने बंदगां, है ना, स्लेव्स को हैंडल करते थे, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है इनका, तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे देखते हैं, आगे देखो भाई, इन्होंने 2 कॉइन्स इशू किए अलग नए, जिनका नाम है आधा, है ना, एक जीतल चल रहा था, तो जीतल का 50% है, आधा नाम सीधा चल रहा है, आधा मतलब होता है ना हाफ, तो जीतल का 50%, और एक बिग होता है आपका 23% ऑफ जीतल। देखो 23% ऑफ जीतल, जीतल एक है सपोज करो, है ना, 1 रुपया अगर आप मान लो, ये क्या है जीतल, ठीक है भाई, और 50 पैसे क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया आधा, ठीक है भाई, और इसके अलावा 23 पैसे आपके हो गए बिग, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये आपको मैं जो सारी करा रहा हूं, मतलब ये एग्जांपल देके समझाया, अगर एक जीतल फॉर एग्जांपल 1 रुपया है तो 50 पैसे हो गए आधा और 23 पैसे हो गए बिग, ठीक है भाई, याद रखना है आपको। आगे देखो, ये बंगाल को चाहते हैं, है ना, जीतना वापस से, और पर बंगाल को कैप्चर नहीं कर पाते, और बंगाल भी दिल्ली सल्तनत पे इनके टाइम पीरियड पे फ्री हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना, पिछली स्लाइड में। और फैक्ट्रीज वगैरह बनवाते हैं स्लेव्स के लिए, जिनको हम कारखाना बोलते हैं, ठीक है, कारखाना बोला जाता है, जिसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे जो स्लेव्स हैं वो काम करते हैं, उनके लिए कारखाना खुलवाते हैं, और स्लेव्स वगैरह उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो पैलेस के लिए और भी मार्केट के लिए काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, इस कारखाने में। और देखो 4 टैक्स लगाते हैं, है ना, आपको टैक्स इनके याद रखने हैं। एक आपका इस्लामिक खराज, ये जो है आपका लैंड टैक्स है, इस्लामिक खराज। इसके अलावा खाम्स, या आपका खाम्स क्या होता है, जो भी वॉर के अंदर प्रॉपर्टी लूटते हैं, लूटी जाती है ना, किसी पे वो अटैक करा, उसकी प्रॉपर्टी लूट ली, उसकी जो 1/5 पार्ट है लूटी प्रॉपर्टी का, वो किसके पास जाएगा, सुल्तान के पास जाएगा, ठीक है, ये होता है आपका खाम्स। एक ये टैक्स ही एक तरीके का, जिजिया मैंने बताया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है, हिंदूज के ऊपर, ठीक है। और एक ज़कात, ये मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता है, जितने मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर। क्यों लगाया जाता है, कि भाई ये कहते हैं कि मुस्लिम्स हो, तुम भी तो रह रहे हो, जैसे हिंदूज जिजिया टैक्स दे रहे हैं, है ना, तो तुम्हें भी, मुस्लिम हो तो तुम्हें भी देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई मुस्लिम्स को,
क्योंकि उनके लिए भी फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, उनकी ईद आती है और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनके लिए भी फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ज़कात। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन के ऊपर भी टैक्स लगाया, जिसको हम शर्ब के नाम से कहते हैं। शर्ब क्या होता है? इरिगेशन टैक्स होता है। इन्होंने कैनाल्स वगैरह बना रखी थी, मैंने आपको बताया है ना। इन्होंने क्या बना रखी थी, यहाँ पे बताता हूँ, कैनाल्स वगैरह बना रखी थी। ये कैनाल जा रही है कोई, सपोज करो यहाँ पे किसी का खेत है, अगर इसको पानी चाहिए, है ना, पानी लेगा, और यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी, और इनका पानी यूज़ कर रहा है कैनाल्स का, इस खेत में जो भी प्रोडक्टिविटी होगी उसका कुछ % सुल्तान को देना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसने पानी यूज़ करा है यहाँ का, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं शार्प, ये इरिगेशन टैक्स था। आगे देखो, आगे इनके खिलाफ, इनके लिए आपको और पता होना चाहिए, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, मतलब खुद ने लिखी थी, अपनी लिखी थी, है ना, अपनी बायोग्राफी अपनी लाइफ के बारे में, जिसका नाम है फुतूहत ए फिरोज शाही, ठीक है, नाम याद रखना है, फुतूहत ए फिरोज शाही। और इसके अलावा इन्होंने कुतुब मीनार को भी रेनोवेट कराया था। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, काफी लोग नहीं बताएंगे, क्या कुतुब मीनार को अगर मैं आपसे पूछूं किसने बनाया, कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कराते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, स्टार्ट कराते हैं, और इल्तुतमिश उसको क्या करवाते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है भाई। अब इस टाइम तक आते आते जो कुल और कितने फ्लोर बनवाते हैं आपको मैं बता दूं, 4 फ्लोर, 1 2 3 4, ठीक है, 4 फ्लोर बनवाते हैं। अब इस टाइम तक आते आते जो ऊपर वाले फ्लोर है, इसके ऊपर क्या हो जाती है, बिजली गिर जाती है, तो डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो जो ये थे हमारे, क्या नाम है इनका, फिरोज शाह तुगलक, ये क्या करते हैं, ये इसको ठीक कराते हैं, ठीक है भाई। इसको एक तो उन्होंने ठीक करा दिया, 4 हो गए, और उसके साथ एक और फ्लोर ऐड कर देते हैं कुतुब मीनार के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए कभी आप कुतुब मीनार को ध्यान से देखोगे तो एक जो ऊपर वाला फ्लोर है वो अलग ही कलर का आपको दिखेगा, व्हाइट कलर का दिखेगा, बाकी आपको रेड सैंडस्टोन से दिखेगा बना हुआ, ठीक है। और तो वो अलग ही कलर का है, और वो ऊपर वाला फ्लोर जो 5th फ्लोर है ना, 5 फ्लोर है कुतुब मीनार के अंदर, जो 5th फ्लोर है ये किसने बनाया, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये बहुत से लोग नहीं बताते आपको टीचर्स, पर मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये हमारा उसके अंदर और डिटेल में हम पढ़ेंगे, अगर हम आर्ट एंड कल्चर का भी सीरीज स्टार्ट करेंगे ना आर्ट एंड कल्चर की, तो उसके अंदर आपको जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर, सबकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, लत की मस्जिद बनवाते हैं हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर बनवाते हैं, जो उनकी सिटी उन्होंने फाउंड की थी, तो वहां पे बनवाते हैं एक लत की मस्जिद। ये आपको जो फोटो दिख रही है ये आपकी है लत की मस्जिद, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मीनार भी आपको दिखेगी, ठीक है भाई, लत की मस्जिद है। और इसके अलावा आप देखोगे इनकी डेथ होती है 1388 के अंदर, ठीक है, 1388 के अंदर इनकी डेथ होती है, और इनकी जो कब्र है वो हौज खास में है, और हौज खास नई दिल्ली। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो हौज खास शहर है ये किसने बनवाया, है ना, हु फाउंडेड दिस सिटी, बताओ भाई, हौज खास को किसने बनवाया, हु डिड फाउंड हौज खास, बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर मुझे देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे आते हैं, एक लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर है ना, नसीरुद्दीन महमूद शाह, और ये भी आपको पता होना चाहिए, काफी वीक रूलर थे ये। इंपॉर्टेंट किस लिए, बीच में 1-2 रूलर और आते हैं, हमारे 2-3 रूलर आते हैं, और इनके बाद भी कई 3-4 रूलर आते हैं, पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके टाइम पीरियड पे कुछ काम नहीं हुआ, वीक रूलर थे, इसलिए हम उनको पढ़ते ही नहीं है। एक बीच में इनके टाइम पीरियड पे एक अच्छी चीज होती है, अच्छी मतलब कि आप कह सकते हो ना, इनकी पिटाई हो जाती है, अच्छी क्या, इनकी पिटाई हो जाती है, डर के भाग जाते हैं। देखो क्या होता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह का टाइम पीरियड याद रखना 1390 से 1398 तक चलता है, ठीक है, लगभग आपका 8 साल तक। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट रूलर नहीं, लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के, पता होना चाहिए आपको। इनके टाइम पीरियड पे एक तैमूर होता है, तैमूर लैंग, ठीक है, पूरा नाम आपको याद रखना है, तैमूर लैंग। इसको तैमूर अली खान मत कह देना, सैफ अली खान का लड़का नहीं है, हालांकि सैफ अली खान ने अपने लड़के का नाम इसी के नाम पे रखा है, तैमूर लैंग के नाम पे। ये क्या था, एशिया की एक ट्राइब थी, है ना, उनका एक खूंखार आप कह सकते हो एक लीडर था, तो जो कि जाता था अटैक करता था। जैसे चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा,
कैसा कहते हैं, लगभग उसने आधी दुनिया कब्जा ली थी चंगेज खान ने। सेम आप देखोगे तो तैमूर भी निकला था उसी से इंस्पायर्ड होके कि चंगेज खान ने जैसे दुनिया कब्जाई है तो मैं भी उसी की तरह आगे निकलूंगा और मैं भी कैप्चर करूंगा ना, जहां भी जाऊंगा अटैक कर दूंगा, आतंक मचा दूंगा। तो उस तरीके का था तैमूर। हालांकि उतनी लेवल तक नहीं पहुंच पाता जितना चंगेज खान है, लेकिन इनका भी खतरनाक चीज़ों में नाम आता है। और आगे मुगल एम्परर पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जो बाबर आएंगे, बाबर जो थे अपनी मदर के साइड से तो चंगेज खान के थे, ठीक है, और अपने फादर की साइड से वो थे तैमूर लैंग के डिसेंडेंट, है ना, उनके वंशज थे। देखो बाबर के जो फादर थे वो उनके बाबर के जो फादर हैं वो किसके वंशज हैं, तैमूर के। और जो बाबर की जो मदर है वो किनकी वंशज है, चंगेज खान की, ठीक है। तो यह आपको पता होना चाहिए। बाबर के बारे में बात बताऊंगा जब आएंगे, ठीक है। एक तरफ से यहाँ पे ये 14th डिसेंडेंट थे, 14th डिसेंडेंट थे अपने फादर की तरफ से, ठीक है भाई। और मदर की तरफ से थे शायद से 11th या 13th, पता नहीं, देख लेना एक बार। ये फिगर हो सकता है कि थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो, है ना। 11th है या 13th है या 14th है, ऐसी कुछ था, मेरे को याद यही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो तैमूर होते हैं वो अटैक कर देते हैं इनके टाइम पीरियड पे दिल्ली सल्तनत में, और 1398 के अंदर आते हैं, 1399 में जाते हैं। जब आते हैं तो ये डर के मारे तो उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, डर के मारे भाग जाते हैं अपनी सल्तनत को छोड़ के, है ना। और जब जाते हैं फिर आते हैं निकल के। तो ये सारी चीज़ होती है, डर के भाग जाते हैं। तो जब तैमूर आते हैं तो उनको कोई दिखता नहीं है कि जो उनको अपोज करे, है ना। और इसलिए आप देखोगे तैमूर आके 1 साल रहते हैं और तबाह कर देते हैं दिल्ली को, पूरी इंडिया को, है ना, अटैक से। और 1399 में यहाँ से जाते हैं। इसी के साथ आप देखोगे और जो हमारी तुगलक एम्पायर है, तुगलक जो ये डायनेस्टी चल रही है, ये भी खत्म होना स्टार्ट हो जाती है ना, धीरे धीरे इसका डाउनफॉल यहीं से ही हो जाता है। और लगभग आप देखोगे 15th सेंचुरी तक काफ़ी ऐसे जो स्टेट्स है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। जैसे कि आपका मालवा मैंने बताया ना एग्जाम्पल में, गुजरात है। तो ये सारी चीज़ें, बंगाल हमने पहले देखा अलग हो गया। तो ये सारी चीज़ें अपने स्टेट्स धीरे धीरे यहाँ पे रीजनल किंगडम्स आ गई। जो गवर्नर्स थे, इनके इक्तेदार थे, वो अपने आप को क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट कर रहे थे, ठीक है भाई। और लास्ट में 1412 के अंदर, है ना, ये हमारा जो आप देखोगे 1412 1413 तक आते आते ये हमारा जो तुगलक डायनेस्टी है ये भी खत्म हो जाती है। और इसके बाद हम देखेंगे जो अगली क्लास में क्या बात करेंगे कि कैसे हमारी इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है। इसके बाद आती है हमारी सैयद डायनेस्टी, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जो तैमूर आते हैं, तैमूर जाते हैं तो वो खिज़र खान को, है ना, गद्दी पे बिठा के चले जाते हैं। यहाँ पे मतलब गद्दी पे नहीं, मतलब यहीं पे अपॉइंट करके चले जाते हैं। और आगे जाके खिज़र खान दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो और सैयद डायनेस्टी की यहीं से ही स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो आगे हम जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, उसका आंसर आप लोग जरूर दे देना, है ना, कमेंट सेक्शन में, कि भाई बताओ हौज खास किसने फाउंड किया था, जो शहर है, ठीक है। इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, हम सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।